नमस्कार मित्रों, आज हम बीए भाग तृतीय के फर्स्ट पेपर सामाजिक विचारक में श्रम विभाजन के सिद्धांत की आगे चर्चा करेंगे। कल मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में श्रम विभाजन के बारे में बताया कि श्रम विभाजन क्या है। श्रम विभाजन को दुर्खिम एक सिद्धांत के रूप में स्थापित कर रहे हैं। वहाँ वो ये बताते हैं कि समाज के विकास में श्रम विभाजन की क्या भूमिका है। और आज मैं मेरी उसी वार्ता को आगे बढ़ाते हुए आपसे इसके अन्य पक्षों की चर्चा करूँगा। समाज में श्रम विभाजन दुर्खिम की सर्वप्रथम कृति है, जिसका इंग्लिश अनुवाद हुआ द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी। यह ग्रंथ 1893 में 1893 में पब्लिश हुआ। इस ग्रंथ की रचना उन्होंने अपनी डॉक्टरेट की उपाधि के लिए की थी। इस ग्रंथ में दुर्खिम ने श्रम विभाजन का विस्तार से उल्लेख किया है। साथ ही श्रम विभाजन से जनित समस्याओं और उनके अनेक नवीन अवधारणाओं का भी उन्होंने उल्लेख किया है। दुर्खिम ने अपनी इस पुस्तक को 3 खंडों में विभाजित किया है। पहले खंड में दुर्खिम श्रम विभाजन के प्रकारों की चर्चा करते हैं, द फंक्शंस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। इसके अंतर्गत दुर्खिम ने सामाजिक एकता के लिए श्रम विभाजन को आधार माना तथा उसके वैज्ञानिक अध्ययन के लिए कानूनों के स्वरूप, एकता के रूप, मानवीय संबंधों के स्वरूप, अपराध, दंड, सामाजिक उद्विकास आदि अनेक समस्याओं एवं अवधारणाओं की चर्चा की। दूसरे खंड में दुर्खिम ने श्रम विभाजन के कारण और दशाओं, कॉजेज एंड कंडीशंस की चर्चा की। इस खंड के अंतर्गत दुर्खिम ने श्रम विभाजन के कारण और परिणामों के बारे में विस्तार से चर्चा की है। तीसरा खंड श्रम विभाजन के असामान्य स्वरूपों से संबद्ध है, एबनॉर्मल फॉर्म्स ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। इसके अंतर्गत श्रम विभाजन के कुछ असामान्य स्वरूपों का उल्लेख किया गया है। अगर हम पहले खंड की बात करें तो इसमें दुर्खिम ने बात की है श्रम विभाजन के प्रकार। श्रम विभाजन के प्रकार से दुर्खिम का तात्पर्य है कि श्रम विभाजन की प्रक्रिया समाज के जीवन के लिए कौन कौन सी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। प्रकार का अर्थ दुर्खिम ने परिणाम या प्रभाव से नहीं वरन उसकी भूमिका से लिया है। दुर्खिम के अनुसार श्रम विभाजन का प्रकार सभ्यता का विकास करना नहीं है। दुर्खिम के अनुसार श्रम विभाजन का प्रकार्य है नवीन समूहों का निर्माण और उनकी एकता। लेकिन सामान्यतः यह माना जाता है कि श्रम विभाजन का प्रकार्य सभ्यता का विकास करना है, क्योंकि श्रम विभाजन के विकास के साथ साथ समाज में विशेषीकरण और उत्पादन शक्ति में वृद्धि होती है, बौद्धिक तथा भौतिक प्रगति होती है, सुख के उपभोग एवं ज्ञान का प्रसार होता है, इसलिए समाज में सभ्यता बढ़ती है। यही कारण है कि कई विद्वान श्रम विभाजन को सभ्यता का स्रोत मानते हैं। किंतु दुर्खिम मानते हैं कि श्रम विभाजन का प्रकार सभ्यता का विकास करना नहीं है, क्योंकि स्रोत का अर्थ प्रकार्य से नहीं है। सुखों की वृद्धि या बौद्धिक भौतिक प्रगति श्रम विभाजन के फलस्वरूप उत्पन्न होती है, इसलिए वे इसके परिणाम हैं, प्रकार्य नहीं। दुर्खिम ने श्रम विभाजन के प्रकार्य बताए हैं कि नवीन समूह का निर्माण होगा और उनमें एकता का जन्म होगा।
दुर्खिम ये मानते हैं कि श्रम विभाजन का प्रकार समाज के अस्तित्व से संबंधित किसी नैतिकता की पूर्ति करना है। जब समाज के सदस्यों की संख्या और उनके पारस्परिक संबंधों में वृद्धि होती है तो समाज में श्रम विभाजन भी बढ़ जाता है। नए नए व्यावसायिक एवं सामाजिक समूह जन्म लेते हैं। इन विभिन्न समूहों के बीच एकता उत्पन्न करना समाज के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। एकता के अभाव में समाज में व्यवस्था और संतुलन कायम नहीं रह सकता। अतः विभिन्न समूहों के बीच एकता की आवश्यकता एक नैतिक आवश्यकता है और श्रम विभाजन का कार्य इस नैतिक आवश्यकता की पूर्ति करना है। जब समाज में परिवर्तन होता है, जीवन की दशाएं और आवश्यकताएं बदलती है तो नवीन समूहों का निर्माण होता है। नवीन समूहों का निर्माण भी एक सामाजिक आवश्यकता है और उनकी एकता भी समाज के अस्तित्व के लिए अनिवार्य है। दुर्खिम के अनुसार ये दोनों कार्य ही श्रम विभाजन के द्वारा पूर्ण किए जाते हैं। दुर्खिम ने समाज में दो प्रकार के कानून और दो प्रकार की एकता की बात की है। श्रम विभाजन का प्रमुख कार्य समाज में एकता उत्पन्न करना है और ये एकता एक नैतिक तथ्य है जिसका अवलोकन एवं परीक्षण प्रत्यक्ष तरीकों से किया जा सकता है। दुर्खिम का कहना है कि वैधानिक कानून के अध्ययन के आधार पर हम किसी समाज की एकता को माप सकते हैं और समझ सकते हैं। वैधानिक कानून समूह के सदस्यों के पारस्परिक संबंधों को प्रकट करते हैं। सदस्यों में जितने घनिष्ठ संबंध होंगे, समूह में उतनी ही अधिक एकता होगी। समाज की कानूनी व्यवस्था होती है, सामाजिक एकता भी उतनी ही प्रकार की होती है। दुर्खिम ने कानून का वर्गीकरण कर प्रत्येक प्रकार के कानून से संबंधित सामाजिक एकता के प्रकार का भी उल्लेख किया है। दुर्खिम ने समाज में दो प्रकार के कानून बताए हैं। नंबर 1 दमनकारी कानून, नंबर 2 प्रतिकारी कानून। दमनकारी कानून सार्वजनिक कानून होते हैं जो व्यक्ति एवं राज्य के संबंधों का नियमन करते हैं। इनमें व्यक्ति के बजाय सामूहिक हितों को अधिक महत्व दिया जाता है। दमनकारी कानून भी दो प्रकार के होते हैं। दंडकारी, जिनका संबंध कष्ट देने, हानि पहुंचाने, हत्या करने एवं स्वतंत्रता का हनन करने से है। दूसरे हैं व्याप्त कानून जो संपूर्ण समूह में नैतिकता के आधार पर व्याप्त होते हैं। दुर्खिम ने दूसरे प्रकार का कानून बताया है प्रतिकारी कानून। इन कानूनों का उद्देश्य व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों में उत्पन्न असंतुलन में सामान्य स्थिति पैदा करना है। इसके अंतर्गत दीवानी कानून, व्यावसायिक कानून, संवैधानिक एवं प्रशासनिक कानून आते हैं। उपर्युक्त दोनों प्रकार के कानून दो भिन्न प्रकार की सामाजिक एकता, दो भिन्न प्रकार की जीवन शैली के परिणाम एवं द्योतक भी है। दमनकारी कानून व्यक्तियों में व्याप्त समानता का प्रतीक है। इसके द्वारा जिस प्रकार की एकता उत्पन्न होती है उसे दुर्खिम यांत्रिक एकता कहते हैं। प्रतिकारी कानून का संबंध विभिन्नताओं एवं श्रम विभाजन से है और यह जिस प्रकार की एकता को प्रकट करती है दुर्खिम उसे सावयवी एकता कहते हैं। कल हम इसी सामाजिक एकता पे विस्तार से चर्चा करेंगे, जहां हम यांत्रिक एकता एवं सावयवी एकता को गहनता से समझने का प्रयास करेंगे। मित्रों, पुनः आपसे गुजारिश है आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स दें। आपकी समस्याएं, जिज्ञासाएं इनबॉक्स में आके बताएं, व्हाट्सएप पे आके बताएं। घर पे रहें, स्वस्थ रहें, नोट्स बनाएं और अपने भविष्य को सुंदर बनाएं। आप लोग अध्ययन अध्यापन पे केंद्रित रहें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, घर के बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखें,
सरकार के द्वारा जो समय समय पे गाइडलाइंस दी जा रही है उनकी पालना करें। इन्हीं आशा और उम्मीद के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।